हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन बंसल ट्यूटोरियल। आई एम शालिनी और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र, आपका इंडियन पॉलिटी और चैप्टर है प्रियम्बल। प्रियम्बल का पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आप लोग सभी वो देख लें। और भी काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो ज़रूर देख लो क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो, पीएससी की कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, किसी भी स्टेट के, सब चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। तो आप वो ज़रूर देख लेना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर्स का लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। जब वीडियो एंड होगा तो भी आपको स्क्रीन पे शो कर देगा। साथ ही साथ आई बटन पे भी आपको शो कर रहा होगा, तो आप कहीं से भी देख सकते हो। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लोग चैनल पे अगर आते हो, आपको वीडियोस अच्छा लगता है, तो लाइक ज़रूर किया करो, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, क्योंकि इससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि जिस पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया है, वो पर्पज़ अचीव हो रहा है। तो देखो, इतना सब तो आप कर ही सकते हो। चैनल को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो दोस्तों तक शेयर भी कर दिया करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोज़ बना कर के लेके आऊँ। चलो, आज का पहला सवाल है, देखो ऑलरेडी हम लोग 18 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये 19 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बीपीएससी का आया हुआ सवाल है, देख सकते हो आप। क्वेश्चन क्या है? इंडिया हैज़ पीपल्स सोवरेनिटी बिकॉज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द वर्ड। इंडिया जो है, वहाँ पे क्या है? लोगों की संप्रभुता है, क्योंकि प्रियम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस वर्ड से शुरू होता है। डेमोक्रेटिक इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी ऑफ पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा जो प्रियम्बल शुरू हुआ है, वो किस शब्द से शुरू हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। समझ रहे हो? तो ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ क्या है? लोगों की संप्रभुता है। लोगों के द्वारा लिया हुआ निर्णय ही क्या होता है, देश में लागू होता है। क्या है? लोगों के द्वारा। हमारे यहाँ इलेक्टेड हेड है, मोनार्क वाला सिस्टम नहीं है, हेरेडिटरी नहीं है कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग खुद से चुनते हैं और हमारे चुने हुए लोग ही हमारे लिए क्या बनाते हैं? नियम कानून बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वेयर हैव द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहाँ है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, एक ही सवाल है, कितने तरीके से पूछा गया है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकल कर आते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है, फिर दूसरे बार में वही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कुछ मोल्ड करके पूछा जाता है, कुछ घुमा के पूछा जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो, ऑल पर्सन कंप्लीटली एंड इक्वली आर ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। सभी व्यक्ति पूरी तरह से समान रूप से मानव हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सलिज्म, होलिज्म, सोशलिज्म और इंट्रैक्शनिज्म। देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनिवर्सलिज्म। ठीक है, मतलब सभी व्यक्ति क्या है? इक्वल है और आपके एक कंप्लीटली इक्वल है और व्यक्ति है, मानव है, तो ये यूनिवर्सलिज्म का अर्थ होता है। हॉलिज़्म के बारे में अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि किसी पार्ट को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पूरे होल किसी भी चीज़ के ऐसे होल चीज़ों को स्टडी करें, ना कि सिर्फ़ एक पार्ट को। ठीक है? अगर हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझना है, ह्यूमन माइंड को समझना है, तो हमें ज़रूरी है कि हम एज़ ए होल पूरे चीज़ों को समझें। सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं। सोशलिज्म में क्या है? सोशलिज्म इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है, जहाँ पर ये बोला जाता है कि प्रोडक्शन के साधन पे, ठीक है? प्रोडक्शन के साधन से रॉ मटेरियल हो गया, आपके फैक्ट्रीज़ हो गया, टूल्स हो गया, उन सब पे किसका अधिकार है? उन सब पे लोगों का अधिकार हो, ठीक है? जो जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका अधिकार है। और ये अचीव कैसे होगा? ये बोलते हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन से अचीव होगा, ठीक है? केंद्रीकरण से नहीं होगा, क्या होगा? लोगों के बीच में डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है? और डायरेक्ट आपका वर्कर और ओनरशिप के बीच में नहीं। वर्कर का क्या होना चाहिए? वर्कर का
ओनरशिप होना चाहिए, ठीक है? चीज़ों पे मतलब उनका अधिकार होना चाहिए, ओनरशिप होना चाहिए, चीज़ें सेंट्रलाइज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एक जगह पे सेंट्रलाइज़ नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, चीज़ें डिवाइड होनी चाहिए, सभी लोगों को समान अधिकार होना चाहिए, इस बारे में बात करता है। इंटरेक्शनिज़्म के बारे में अगर बात करें तो एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, जो ये बोलता है कि सोसाइटी को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम हर लोगों के इंटरैक्शन को, सोशल इंटरैक्शन को स्टडी करें, ठीक है? सोसाइटी जो है वो क्या है? वो प्रोडक्ट है सोशल इंटरैक्शन का, जो मिलियन, थाउज़ेंड ऑफ जो इंटरैक्शन होते हैं लोगों के बीच में, उसी का प्रोडक्ट है सोसाइटी। तो इंटरैक्शनिज़्म इस थ्योरी के बारे में बात करता है। इसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सलिज़्म होगा। होलिज़्म क्या बोलता है कि हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए एज़ अ होल किसी चीज़ की स्टडी करनी होगी। सोशलिज़्म क्या बोलता है कि अगर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसका अधिकार क्या होना चाहिए? ओनरशिप जो होना चाहिए, वो किसी एक पर नहीं होना चाहिए, लोगों के बीच में बँटा हुआ होना चाहिए। इंटरैक्शनिज़्म क्या बोलता है? सोसाइटी जो प्रोडक्ट है, वो मिलियंस ऑफ लोगों के इंटरैक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है? समझना है इस चीज़ को? नेक्स्ट देखो। Which among the following is the correct expression of term secular in India? Secular का क्या अर्थ है? India has many religion. Indians have religious freedom. Following the religion depend upon the will of an individual. There is no religion of the state in India. देखो मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका राज्य का कोई भी रिलीजन नहीं है। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। सभी रिलीजन क्या है? राज्य के लिए बराबर हैं। सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा जितने भी रिलीजन हैं। हमारे सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष, है ना? बताया था लास्ट क्लास में, हमारे रिलीजन का मतलब है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं है। धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म निरपेक्ष एक नेगेटिव टर्म है, पंथ निरपेक्ष एक पॉजिटिव टर्म है। धर्म निरपेक्ष ये बोलता है राज्य और धर्म के बीच में किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं होगा। धर्म अलग काम करेगा और राज्य अलग काम करेगा। अंतनिरपेक्ष क्या बोलता है? राज्य और धर्म के बीच में क्या होगा? इंटरैक्शन होगा। ये दोनों साथ मिलके काम करेंगे, ना कि अलग-अलग पृथक होकर काम करेंगे। दोनों एकजुट होकर काम करेंगे। अंतनिरपेक्ष ये बोलता है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ हमेशा धर्म ने क्या किया है? रास्ता दिखाया है हमें। जब भी कोई किसी भी चीज़ से भटक गया है, अगर हम बात करें, तो क्या होता है? धर्म क्या होता है? रास्ता दिखाता है। अगर कोई इंसान अपना रास्ता भटक जाता है, तो हमारे इंडिया में क्या होता है? ये कहा जाता है कि धर्म क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्री के बारे में बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में बात करें, वहाँ क्या है? वहाँ धर्म ने क्या किया है? रास्ता भटकाया है लोगों का। आप देखोगे चर्च का जो अधिकार था, चर्च पे जो पोप हुआ करते थे, उन लोगों ने क्या किया है? उन लोगों ने लोगों को एक्सप्लॉइट किया है भगवान के नाम पे, है ना? तो वहाँ पे क्या है, इसीलिए वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष अपनाया गया, जहाँ राज्य और धर्म के बीच का आपस में कोई इंटरैक्शन नहीं होगा। ये दोनों अलग-अलग रूप में काम करेंगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ नॉट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन और पब्लिक वेलफेयर। देखो पब्लिक वेलफेयर क्या है? नहीं है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन हमारे यहाँ है। देखो एक चीज़ और समझना, देखो सेक्युलर टर्म का यहाँ पे अर्थ क्या है कि राज्य की नज़र में सारे के सारे धर्म बराबर हैं। एक्चुअल में अर्थ ये भी नहीं है, लेकिन इन चारों अगर ऑप्शन में हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा फिट हो रहा है। तो इसीलिए डी ऑप्शन चूज़ किया है। ये मत कहना कि मैम आपने तो पहले ये बोला था, इसका आंसर ये होना चाहिए, पर ये तो नहीं है इसमें आंसर। पर इसीलिए ये नहीं है, इसीलिए ये लगाया है, क्योंकि बेस्ट सुटेबल आंसर होना चाहिए इसका। नन ऑफ द एबव होता तो नन ऑफ द एबव लगाते हम लोग, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए डी लगाया गया है। नेक्स्ट देखो। Which one of the following liberty is not embedded in the preamble of the Constitution? बताना है इनमें से कौन सा आपके क्या है? प्रियम्बल में नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, इकोनॉमिक लिबर्टी। देखो इकोनॉमिक लिबर्टी देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल में नहीं है। आपको बताना है इकोनॉमिक लिबर्टी किस पार्ट में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में बात किया गया या बात नहीं किया गया है? अगर बात किया गया है तो किस पार्ट में किया गया है ये आप बताओगे। प्रियम्बल में तो नहीं है, ये सबको पता है। नेक्स्ट देखो, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताना है कि क्या चीजें मेंशन नहीं है प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और रिलीजियस जस्टिस। देखो जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहां पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात किया गया है।
लेकिन रिलीजियस जस्टिस के बारे में कोई भी बात नहीं किया गया है, धार्मिक न्याय के बारे में कोई भी बात नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखो, which one of the following objective is not embodied in the preamble of the constitution? Liberty of thought, economic liberty, और लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में कहीं कोई बात नहीं है। देखो आईएएस प्री का क्वेश्चन है 2017, और यही क्वेश्चन पहले यूपीपीएससी में भी आ रखा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पीएससी में आया है तो यूपीएससी में नहीं आएगा। सवाल इंटरचेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अगर हम प्रियम्बल के बारे में बात करें? द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर were not part of the preamble on the enforcement of constitution in 1950। 1950 में सोशलिस्ट और सेक्युलर, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं जुड़ा हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। जो ये जो एबव मेंशन वर्ड है सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये इंसर्ट किया गया 1977 के अमेंडमेंट के थ्रू। द एबव मेंशन वर्ड वेयर इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट इन 1985। ये 1985 में जोड़ा गया। ठीक है, दिस टू वर्ड आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल, और ये दो वर्ड पार्ट नहीं है प्रियम्बल का। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। देखो अगर हम बात करें सोशलिस्ट और सेक्युलर, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये सोशलिस्ट, सेक्युलर और सोवरेन, ये तीन शब्द इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, सॉरी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, सोवरेन तो पहले से था, लेकिन सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द आपका क्या था? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इनको कब इंसर्ट किया गया? इनको इंसर्ट किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, इसको इंसर्ट किया गया, जो कि लागू हुआ 1977 में। समझ रहे हो? इंसर्ट मतलब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जोड़ा गया 1976 में, लेकिन ये अमेंडमेंट आपके फोर्स में आया, इसको देश भर में लागू कर दिया गया 1977 में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी गलत है। ठीक है, दिस टू वर्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रेमबल। तो ये प्रेमबल का हिस्सा है भैया, लेकिन कब है हुआ? ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट देखो, which part of the Indian Constitution has been declared described as the soul of the Constitution? देखो कौन किस पार्ट को सोल बोला गया है? फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द प्रियम्बल, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है? यूपीपीएससी आपके मेंस में आया है, यूपी इसमें भी आ रखा है, यूपीपीएससी प्री में आया है, यूपीपीएससी आप में आया है, फिर उत्तराखंड पीएससी में आया है, फिर देखो यूपीपीएससी मेंस में आया है। देखो एक ही सवाल कितने बार पूछा गया आप देख सकते हो। ठीक है, देखो अगर हम प्रियम्बल के बारे में बात करें तो प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी कहा गया है। अगर हम के एम मुंशी के बारे में बात करें, और इसको के एम मुंशी के, ये के एम मुंशी जो थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने प्रियम्बल को हॉरोस्कोप बताया है ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप लिख सकते हो के एम मुंशी ने प्रियम्बल को डिस्क्राइब किया है एज ए हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। शुभम कश्यप ने क्या बोला है? शुभम कश्यप के द्वारा बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी व्हेन प्रियम्बल इज द सोल। मतलब प्रियम्बल को सोल बताया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन को बॉडी बताया गया है। याद रखना, समझ रहे हो? आत्मा है और शरीर है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? शरीर, और प्रियम्बल क्या है? आत्मा। ये भी बोला गया साथ साथ उनके द्वारा कि अगर प्रियम्बल फाउंडेशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है। ठीक है, मतलब नींव क्या है? नींव है प्रियम्बल, उसके ऊपर जो बिल्डिंग तैयार की गई है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से बोला गया है। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। याद रखना, भीमराव अंबेडकर के द्वारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, संवैधानिक उपचार का अधिकार को, जो आर्टिकल 32 है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, लेकिन प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन कर देता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, तो आप लिखते राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर क्वेश्चन पूछता के एम मुंशी ने किसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, तो आप आंसर दोगे प्रियम्बल। अगर सिर्फ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा रहेगा तो आंसर हो जाएगा प्रियम्बल। अगर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता तो आंसर हो जाता राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो याद रखना, क्वेश्चन जिस भी तरीके से आपसे पूछा जाए,
आंसर आपके पास तैयार होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं आंसर क्वेश्चन पूछने के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। वेन अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल, हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसने बोला है कि प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। देखो अभी बताया है इसका आंसर। लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली किसे कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी और महात्मा गांधी, इन सब में से किसके द्वारा बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका प्रियम्बल जो है वो क्या है? होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो के एम मुंशी के द्वारा बोला गया, याद रखना। नेक्स्ट देखो, हु हैज टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ए सेक्रेड डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को एक पवित्र दस्तावेज किसके द्वारा बोला गया है? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय और आपका मोहम्मद अली जिन्ना। देखो भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्रेट डॉक्यूमेंट, एक पवित्र दस्तावेज बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के भी हेड थे, याद रखना। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रियम्बल को क्या बोला गया? पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, ये बताना है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर खोली, बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मलिक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इनमें से मलिक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इनमें से किस किस किसमें बोला गया है प्रियम्बल क्या है? पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ था 1960 में, इसमें क्या बोला गया था? प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोला गया था। यहाँ पूछा गया प्रियम्बल फॉर्म्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रियम्बल आपका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बुमाई वर्सेस आपका यूनियन ऑफ इंडिया 19 आपका 60 का जो केस था, उसमें ये बोला गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका, बुमाई वाले केस में क्या बोला गया था? कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है। 1994 में ये केस हुआ था, इसमें बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है। बैरूबरी केस में बोला गया था, याद रखना, बैरूबरी केस में बोला गया था जो 1960 का केस था। बैरूबरी केस से ये मिक्स हो गया था। तो बैरूबरी केस में ये बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए पार्ट, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल क्या है? पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोला गया था। फिर केशवानंद भारती केस 1973 का जब आया, जब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आया कि भाई आप किसी भी चीज में परिवर्तन कीजिए, लेकिन जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। और ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। मार्क माय वर्ड, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में लिखा हुआ है, तो याद रखना किसी भी पार्ट में लिखा हुआ नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, ये सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम डिसाइड करती है क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा आता है। ये केस बाय केस निकल कर आता है कि भाई ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो 1973 के केस में बेसिक स्ट्रक्चर का केस निकल के आया। साथ ही साथ कोर्ट ने ये बोला प्रियम्बल क्या है? पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा बोला गया। अब एलआईसी ऑफ इंडिया केस के बारे में अगर हम बात करें, तो एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 का हुआ, जिसमें ये बोला गया प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला केस आया बैरूबरी, इसमें बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए पार्ट, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा केस आया केशवानंद भारती केस, इसमें बोला गया प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट बोला गया था। तो जब थर्ड केस जब आया एलआईसी ऑफ इंडिया केस, तो इसमें बोला गया प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तीनों केस आपको याद रखने हैं। बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में सेम बात सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई, प्रियम्बल क्या है? इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस the Supreme Court regarded preamble as a part of the basic structure of the Constitution. preamble क्या है? पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ये किस में बताया गया? तो केशवानंद भारती केस में बोला गया preamble क्या है? आपके बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द objective of the Indian Constitution has been provided in the preamble and fundamental right, the preamble and the directive principle of state policy, the
फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नन ऑफ द एबव। देखो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या बोला गया है, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात किया गया है। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम आर्टिकल 38 के बारे में बात करें, क्लॉज 1, तो ये क्या बोलता है, स्टेट स्टेट क्या करे, प्रमोट करे वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करेगा स्टेट, सिक्योर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और इफेक्टिवली सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सब कुछ प्रोवाइड करेगा लाइफ में लोगों के, ठीक है, ये कोशिश करेगा प्रोवाइड करने की। तो प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में भी बात किया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ideal and objective outlined in the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in। आइडियल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं आपके प्रियम्बल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आगे और किस में बढ़ाया गया है, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के चैप्टर में, चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, नोवेयर इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी नहीं लिखा गया है। अगर हम बात करें जो मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सिक्योर करना जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी टू ऑल इट्स सिटीजन। ये प्रियम्बल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है। The advancement of the people should not be a barrier to the advancement of the nation, ठीक है। So the promotion of fraternity is also aimed to the constitution। समझ रहे हो इसमें क्या लिखा गया है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में साथ साथ ये बात भी लिखा गया है कि नेशन का जो एडवांसमेंट होगा, लोगों का जो एडवांसमेंट होगा, पीपल का जो एडवांसमेंट होगा, वो नेशन के एडवांसमेंट में, देश के तरक्की में किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं बनेगा। हमें क्या करना है, फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को आगे बढ़ाना है। तो आइडियल ऑब्जेक्टिव जो है आपका प्रियम्बल का, वो आपके किस चैप्टर में इंक्लूड है, तो फंडामेंटल राइट में भी यही बात बोला गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी यही बात बोला गया है, साथ ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी यही बात बोली गई है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है, अगर हम बात करें मेकर्स के माइंड को, कहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो प्रस्तावना में, प्रियम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे उनके दिमाग में चीजें क्या चल रही थी, इस बात को रिफ्लेक्ट किया गया, इस बात को दर्शाया गया कि हाँ उन्हें एक ऐसा देश चाहिए था वहां सब कुछ अवेलेबल हो, जस्टिस हो, सोशल हो, तो आपकी इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, ये सारी चीजें वहां अवेलेबल हो। ये प्रियम्बल से हमें पता लगता है देख करके। नेक्स्ट देखो, how many type of justice has been enshrined in the preamble of the Constitution of India। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय को सुनिश्चित किया गया है, 2314। देखो इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना, 3 तरह का जस्टिस को मेंशन किया गया है, न्याय को मेंशन किया गया है प्रियम्बल के अंदर, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। याद रखना, जब हम लिबर्टी के बारे में बात करते हैं तो कितने तरह की लिबर्टी अवेलेबल है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। तो याद रखना कितने तरह की, 5 तरह की लिबर्टी के बारे में बात किया गया है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जब इक्वालिटी के बारे में बात करें तो इक्वालिटी में क्या बोला गया है, equality of status and of opportunity and promote among them all, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात किया गया है। तो 2 तरह की इक्वालिटी के बारे में बात किया गया है। फ्रेटर्निटी के बारे में बात करें तो फ्रेटर्निटी क्या है, डिग्निटी मेंटेन करना इंडिविजुअल के बीच में, एश्योर करना डिग्निटी को एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये सारी चीजें याद रखना। लिबर्टी 5 तरह की है, अगर हम बात करें इक्वालिटी 2 तरह की है, और आपके अगर हम बात करें यहाँ की जस्टिस की तो 3 तरह की जस्टिस के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट देखो, द प्रियम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होता है।
इज इम्पॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी, ये इम्पॉर्टेंट है और इसकी यूटिलिटी है। डिस्क्राइब करता है कि गवर्नेंस का क्या एम है। ये हेल्प करता है जुडिशियल मीनिंग देने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखो, प्रियम्बल के बारे में बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करें, ये दोनों ही क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब इनके जो नियम कानून है, इनकी जो चीजें हैं, इनकी जो बातें हैं, वो आप कोर्ट के अंदर इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। मतलब अगर आपके अगर गवर्नमेंट ने अगर प्रियम्बल का उल्लंघन किया, डीपीएसपी का उल्लंघन किया, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि भाई प्रियम्बल के हम चीजों को इन्फोर्स कराएंगे, प्रियम्बल के दिए हुए लॉज को, प्रियम्बल के में दिए हुए बातों को, वर्ड्स को हम इन्फोर्स कराएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। इसकी इंपॉर्टेंस है भाई, महत्वपूर्णता है, योग्यता है, उपयोगिता है। ये क्या करता है, शासन के उद्देश्यों का वर्णन करता है, कई बार बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने में हेल्प करता है सुप्रीम कोर्ट को। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी उपयोगिता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एम ऑफ गवर्नेंस सही है भाई। जुडिशियल मीनिंग प्रोवाइड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ये बात भी सही है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। One of the implication of equality in society is the absence of privilege, restraint, competition और ideology। देखो, इक्वालिटी का इम्प्लीकेशन हो रहा है आपके सोसाइटी के अंदर, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस में अगर हम बोलेंगे इक्वालिटी का आपका इम्प्लीकेशन हो रहा है, इक्वालिटी लागू हो रहा है, तो देखो प्रिविलेज के केस में बोलेंगे। प्रिविलेज क्या है, किसी एक इंसान को ज्यादा महत्व देना दूसरे इंसान से। तो क्या होगा, वहां इक्वलिटी क्या होगी, हिंड्रेंस हो जाएगी, इक्वलिटी रुक जाएगी। अगर प्रिविलेज नहीं होगा, सभी लोगों को एक तराजू में तोला जाएगा, तो वहां इक्वालिटी होगी सोसाइटी में। समझ रहे हो? तो प्रिविलेज जब नहीं होगा तो इक्वालिटी होगी। कंपटीशन से क्या होता है, लोगों का मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, एक दूसरे से अच्छे करने की होड़ रहती है कि हाँ भाई हम अच्छा काम करेंगे, हाँ भाई हम अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन में ऐसा होता है। डिस्ट्रेन में क्या होता है, किसी चीज को रोकना, मतलब आप किसी के विकास को रोक रहे हो या किसी को कोई काम करने से रोक रहे हो, तो क्या होगा, इक्वालिटी, यहाँ पे इक्वालिटी वाली बात नहीं आएगी। आइडियोलॉजी क्या है, ये बिल्कुल है डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी से, इस क्वेश्चन से। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा प्रिविलेज। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या चीजें करेक्ट है। सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सोशल इक्वालिटी दिया हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। Social equality already existed in our constitution, social equality already existed है। social equality is guaranteed in the constitution, social equality guaranteed है constitution के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। देखो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बी हो जाएगा इसका आंसर। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि नॉट गारंटेड लिखा हुआ है। लेकिन हमारे प्रियम्बल के अंदर बात करें, इक्वालिटी के बारे में बात किया गया है, साथ ही फंडामेंटल राइट में भी इक्वालिटी के बारे में बात किया गया है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 आर्टिकल समानता के अधिकार के बारे में बात करता है, सामाजिक समानता के बारे में बात करता है। तो सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये बताना है। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है 26 जनवरी 1949। दूसरा, द सेक्युलर वर्ड जो ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो देखो समझ में आ रहा है, 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंटेशन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये तो गलत हो गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट भाई सही है, सेक्युलर वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया, और दो शब्द जो जोड़े गए थे, सोवरेन और इंटीग्रिटी था। सोशल, अब देखो 1975 में नहीं आया था, 1976 में आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस के बाद जस्टिस जो लिया गया है वो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो सी स्टेटमेंट क्या है, 1 और 3 स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द केस ऑफ सोवरेन इंडिया। सोवरेन इंडिया का क्या मतलब है,
इंडिया जो है कॉलोनी नहीं है किसी भी कंट्री का। इंडिया क्या है, इज ऑब्लाइज टू ओबे द, इंडिया क्या है, इंडिया को जरूरी है कि वो यूएन से हर चीज के लिए क्या लेगा, हर चीज का बात मानेगा इंटरनल अफेयर्स में, अपने आंतरिक मामलों में यूएन की सलाह लेकर कोई भी काम करेगा, जो भी यूएन बोलेगा उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। वो बाध्य है, इंडिया बाध्य है यूएन के अकॉर्डिंग काम करने में अपने आंतरिक मामलों में। इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ द कंट्री टू एनी अदर कंट्री, इंडिया अपने भारत अपने किसी देश के किसी भी हिस्से को दूसरे देश को दे सकता है। इंडिया डिपेंडेंट नहीं है किसी भी कंट्री पे। अब पूछा गया इनकरेक्ट पूछा है, देखो इनकरेक्ट क्या है, इंडिया इज ऑब्लाइज टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर्स, तो यूएन के बातों को इंडिया मानने के लिए बाध्य है अपने आंतरिक मामलों में, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इंडिया चाहे तो अपने पार्ट को, अपने कंट्री किसी पार्ट को दूसरे कंट्री को दे सकता है, लेकिन उनको पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा भाई। अपने जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो अमेंडमेंट के थ्रू वो कंट्री को दूसरे कंट्री को देगा। इंडिया डिपेंडेंट नहीं है दूसरे कंट्री पे, ये बात बिल्कुल सही है भाई। और इंडिया ना ही कॉलोनी है अदर कंट्री का, तो ये बात भी सही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, के एम मुंशी वॉज रिलेटेड टू, के एम मुंशी किस चीज से रिलेटेड है ये बताना है। प्रियम्बल कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, नन ऑफ द एबव। तो के एम मुंशी आपके रिलेटेड है किससे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी से रिलेटेड है। और भी मेंबर्स हैं, क्योंकि 7 मेंबर्स थे, तो आपको और 6 मेंबर्स के नाम बताने हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट कमेटी से रिलेटेड थे। ठीक है, जो भी रिलेटेड थे आपको वो बताना है कि और 6 मेंबर कौन थे। सेक्युलर का क्या मीनिंग है ये बताना है। वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, एक रिलीजन प्रमोट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा, स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा रिलीजन को, माइनॉरिटी के रिलीजन को। जितने भी रिलीजन है वो इक्वल है गवर्नमेंट की नजरों में, नन ऑफ द एबव। अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन पहले, कि जितने भी रिलीजन है वो सभी क्या है, गवर्नमेंट की नजर में इक्वल है। हमारे सेक्युलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। मतलब जितने भी रिलीजन है वो सभी आपकी गवर्नमेंट की नजर में क्या है, बराबर है। हमारे यहाँ सेक्युलर का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कंट्री में सेक्युलर का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, मतलब धर्म और गवर्नमेंट का, धर्म और राज्य का दोनों कोई रिलेशन नहीं है, दोनों पृथक होकर काम करेंगे, अलग अलग होकर काम करेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ इंटरडिपेंडेंसी है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, what is the meaning of social equality in the Indian Constitution? सोशल इक्वालिटी का क्या मतलब है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लैक ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या होगा, का अभाव होगा, अवसरों का अभाव होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा, नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। सोशल इक्वालिटी का मतलब है सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा समाज के अंदर। समाज के अंदर जितने भी सेक्शन है, सोसाइटी है, सभी लोगों के लिए क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। सोशल इक्वालिटी का मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखो, आज का आखिरी सवाल, हु सेड दैट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अर्नेस्ट बाकर, और आपके जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ये क्या है, अर्नेस्ट बाकर के द्वारा बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो की नोट है, कुंजी है कॉन्स्टिट्यूशन की। ऐसा किसके द्वारा बोला गया है, ऐसा बोला गया अर्नेस्ट बाकर के द्वारा। देखो जब मैंने आपसे पहला लेक्चर लिया था प्रियम्बल का, तो मैंने उसमें ही आपको बताया था किस किस के द्वारा, किस लोगों के द्वारा क्या क्या बातें बोली गई है। वो जरूर देख लेना, उससे क्वेश्चन एक ना एक आपको मिल ही जाएगा। अभी आपने देखा है कितने सारे लोगों का स्टेटमेंट ऑलरेडी पूछा गया है यहाँ पे, तो वो जरूर देख लेना, वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक जितने भी सीरीज हुई हैं इस घटना चक्र के सेशन, वो जरूर देख लेना, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। बाकी जो लोग पहली बार जुड़े हो, देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियो की नोटिफिकेशन, ताकि आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो यार कर ही सकते हो, एक लाइक तो बनता है। बाकी कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।